हेलो स्टूडेंट। मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपके सामने एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ उपस्थित हैं। हम सोशियोलॉजी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज हम 30 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो यूजीसी और पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ आप लोग जो है कि खुद से भी अपना एनालिसिस करिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, और कमेंट बॉक्स में जो है कि बताइएगा कि आप खुद से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, और जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रतिस्पर्धा में समाहित है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कंपटीशन में क्या समाहित है? क्वेश्चन का आंसर दे आप लोग। चलिए देखते हैं। इसका क्वेश्चन एक सही होगा। क्वेश्चन आंसर नंबर ए सही होगा। कैसे? थोड़ा हम समझ लेते हैं प्रतिस्पर्धा को। प्रतिस्पर्धा है क्या? जब हम किसी सीमित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और बिना हिंसा के या बिना धोखाधड़ी के प्राप्त करते हैं, तो उसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में थोड़ा सा अंतर है। प्रतिस्पर्धा क्या है और संघर्ष क्या है, इसमें थोड़ा सा अंतर हम देखेंगे। जब हम किसी लक्ष्य को जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से मेहनत करके प्राप्त करते हैं, उसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। और जब यही प्रतिस्पर्धा हिंसात्मक हो जाता है, धोखाधड़ी वाला हो जाता है, तो ये संघर्ष का रूप ले लेता है। ठीक, आया समझ में? और इसमें सकारात्मक लक्ष्य होते हैं। ठीक, प्रतिस्पर्धा में लक्ष्य कैसा होता है? सकारात्मक सकारात्मक होता है हमेशा। और जब इसी लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होती है, तो वो प्रतिस्पर्धा क्या करता है? संघर्ष का रूप ले लेता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सही कथन का चयन करें। समुदाय का एकीकरण स्वीकृति है। ऑप्शन नंबर ए है, समुदाय का एकीकरण स्वीकृति है। क्या समुदाय जब एकीकृत होता है तो उसको स्वीकृति कहते हैं? किसी की स्वीकृति से जो है समुदाय एकीकरण होता है, या समुदाय का एकीकरण अनुकूलन है, एडॉप्टेशन विधि के द्वारा समुदाय का एकीकरण होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, समुदाय का एकीकरण समायोजन है, अर्थात एकोमोडेशन। समायोजन का मतलब होता है एकोमोडेशन। क्या समुदाय एकीकरण होता है तो उसकी विधि जो होती है समायोजन वाली होती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है, समुदाय का एकीकरण आत्मसातकरण है। आत्मसातकरण का मतलब होता है एसिमिलेशन। आत्मसातकरण कह लीजिए या सात्मीकरण कह लीजिए। ठीक, ऑप्शन चारों आपके सामने है। आप जो है कि सोच समझ के इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं इसमें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। समुदाय का एकीकरण क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, या समायोजन की विधि के द्वारा समुदाय का एकीकरण होता है। हम समायोजन को समझ लेते हैं क्या है। समायोजन को हम व्यवस्थापन भी कहते हैं हिंदी में। और संघर्ष से हम जब सहयोग की तरफ चलते हैं तो समायोजन पहली प्रक्रिया होती है। समायोजन समझौता के द्वारा भी हो सकता है, बलपूर्वक हो सकता है। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कहीं कॉन्फ्लिक्ट है या मतभेद है, जैसे अक्सर चाइना और इंडिया के बॉर्डर में मतभेद होता है। जब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद कुछ समय बाद एक दूसरे से एक टेबल पर बैठ के समझौता किया जाता है। और वो समझौता जो है हम डर के माध्यम से करें, वो समझौता हम बलपूर्वक करें, या वो समझौता हम बुद्धि के माध्यम से करें, तो उसी को समायोजन कहते हैं। अर्थात संघर्ष से सहयोग तक जाने की प्रथम प्रक्रिया ही समायोजन है। ठीक, और हम आत्मसातकरण को देख लेते हैं। आत्मसातकरण का मतलब होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट पार्क ने किया था। इसमें होता क्या है, जब दो असमान समूह एक समान हो जाते हैं, मतलब अपना अस्तित्व खोकर दोनों एक में मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा आपका। ये छोटी छोटी जो अवधारणाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि यहाँ इसको अंतर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द्वंद्व अभियोजित होता है। अभियोजित का मतलब क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा एडजस्ट।
द्वंद्व कैसे एडजस्ट होता है? अभी हमने ऊपर देखा था इस क्वेश्चन को, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समायोजन से। वही द्वंद्व वाली बात है कि जब संघर्ष होता है तो कैसे संघर्ष कैसे सहयोग की तरफ एडजस्ट होता है। प्रथम प्रक्रिया क्या है? समायोजन का है, एकोमोडेशन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। वेस्टमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? वेस्टमार्क के अनुसार जो है परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी है, पितृसत्तात्मक। वेस्टमार्क जो है पितृसत्तात्मक परिवार की बात करते हैं। इनकी एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, 1881 में ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक, और ये एक विवाही परिवार को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि शुरू से लेकर अब तक जो है कि एक विवाही परिवार ही चला है। हम विवाह की उत्पत्ति जो है कि परिवार की उत्पत्ति का कुछ सिद्धांत देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बहुतायत पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। उसको हम देख लेते हैं। परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत। यौन साम्यवाद का सिद्धांत कौन दिया है? मार्गन दिए हैं। इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। यौन साम्यवाद का सिद्धांत कौन दिए है? मार्गन दिए हैं। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत कौन दिया है? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिए सर हेनरी मैन, इनकी पुस्तक है एंशिएंट लॉ। उसके बाद मातृसत्तात्मक परिवार की बात कौन किया है? ब्रीफॉल्ट किए हैं। ब्रीफॉल्ट का है कि स्टार्टिंग में जो है कि मातृसत्तात्मक परिवार था। फिर उद्विकासवादी परिवार की बात। उद्विकासवादी का मतलब है कि परिवार किस किस क्रम में आगे बढ़ा है, उत्पत्ति से लेके अब तक जो परिवार में बदलाव आए हैं, किस किस तरह से आए, कौन किस किस चरण में आए हैं। तो बैकोफन किए हैं। बैकोफन 4 स्टेप की बात करते हैं, 4 उद्विकास की बात करते हैं परिवार में। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय नातेदारी है? इसमें से तृतीय नातेदारी कौन है? ऑप्शन देखें आप लोग। एग्जाम बहुत पास है यूजीसी का, और एग्जाम में अगर अच्छा नंबर पाना है, जेआरएफ होना है, तो फिर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ससुर का भाई। ससुर का भाई क्या है? तृतीयक नातेदारी है। ठीक, अब हम नातेदारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें नातेदारी में जो है कि नातेदारी के अध्ययन में मर्डाक जो है नातेदारी को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। मर्डाक 3 श्रेणियों में नातेदारी को बांटते हैं। पहला क्या है? प्राथमिक नातेदारी, दूसरा द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी की जो श्रेणी है उसमें वो 8 रिलेशन को रखते हैं, 8 ऐसे संबंध है जिन्हें रखते हैं वो। द्वितीयक नातेदारी में 33 संबंधों को रखते हैं, और तृतीयक नातेदारी में 1 से 51 संबंधों को रखते हैं, 151 संबंध को। ठीक, और ये तृतीयक नातेदारी के बारे में जो है कि पिछले 2021 में पीजीटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि मर्डॉक तृतीयक नातेदारी श्रेणी में कितने संबंधों को रखते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नातेदारी एक रचनात्मक उपव्यवस्था के रूप में सम्मिलित करता है। ठीक, क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। नातेदारी एक रचनात्मक उपव्यवस्था, अर्थात कौन सा ऐसा सब सिस्टम है जो नातेदारी को बनाता है, जो नातेदारी को क्रिएट करता है। तो कौन सा सब सिस्टम है ऐसा? तो वो होगा ऑप्शन डी, एक और दो दोनों। परिवार भी नातेदारी को जन्म देता है और गोत्र भी नातेदारी को जन्म देता है। ठीक, उसकी छोटी इकाई के रूप में कह लेंगे। परिवार और गोत्र जो है उसकी छोटी इकाई हो गई नातेदारी की। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार की विशेषता बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि संयुक्त परिवार की विशेषता में ये बड़ा आकार होता है, कर्ता का उसमें प्रभुत्व होता है, संयुक्त संपत्ति होती है, और किचन भी संयुक्त, लोग जो है कि पूजा घर एक साथ साझा करते हैं। ठीक, संयुक्त परिवार कहते हैं। और केवल पति पत्नी और बच्चे संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, ये एकाकी परिवार की विशेषता है। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। परिहास संबंध। परिहास संबंध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
परिहास संबंध का इंग्लिश होता है जोकिंग रिलेशन। जोकिंग रिलेशनशिप से किसका नाम जुड़ा हुआ है? किसका नाम है? तो वो है रेटक्लिफ ब्राउन। परिहास संबंध को हम देख लेंगे। परिहास संबंध जोकिंग रिलेशनशिप, जैसे किसी किसी जनजाति में होता है कि देवर भाभी का जो संबंध है परिहास संबंध होता है। ठीक, ऐसे बहुत से रिलेशन ऐसे होते हैं जो है परिहास संबंध में पाए जाते हैं, जोकिंग मजाक मजाक मस्ती करते हैं। और एक और रिलेशन है जो है परिहार संबंध। ठीक, इसको कहते हैं परिहार संबंध और उसको परिहार संबंध। उसको किसने दिया है परिहार संबंध को? परिहार संबंध को दिए हैं टाइलर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, टाइलर दिए हैं परिहार संबंध और परिहार संबंध को रेटक्लिफ ब्राउन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हिंदू धर्मशास्त्र निषिद्ध करते हैं, मतलब हिंदू धर्म जो है किस तरह के विवाह को मना करते हैं? किस तरह के विवाह को मना करते हैं? तो हिंदू धर्म शास्त्रों में सगोत्र विवाह और सप्रवर विवाह दोनों को मना किया गया है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा इसी। और हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। किसने कहा विवाह नातेदारी का मूल स्रोत है? विवाह को नातेदारी का मूल स्रोत कौन मानता है? अर्थात इसमें कह रहा है नातेदारी की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? विवाह से होती है। ये कौन बोला? तो ये बोलते हैं मेलानोव्स्की। हमारे मेलानोव्स्की जी कहते हैं कि विवाह नातेदारी का मूल स्रोत होता है। हम वेस्टमार्क को थोड़ा सा देख लेते हैं। वेस्टमार्क कहते हैं कि विवाह की जड़ें परिवार में होती हैं। वेस्टमार्क क्या कहते हैं? विवाह की जड़ें परिवार में होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी? भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी है? तो वो है मैक्स मूलर। वो संयुक्त परिवार को, जो भारतीय परिवार को आदिम परिवार भी कहते हैं, मैक्स मूलर कहते हैं। आगे देखते हैं। ये मिलान वाला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा सावधानी से, मैचिंग करिए। और नीचे ऑप्शन है, पहले इसको मैच कर लीजिए फिर हम ऑप्शन दिखाते हैं आपको। कावेड़, कावेड़ क्या है? कावेड़ जो है विवाह का एक संबंध है। कावेड़ क्या है? विवाह का संबंध है। प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह किसके बीच पाई जाती है? परिवार के बीच पाई जाती है। जाति, जाति में क्या होता है? जाति में होता है अंतःविवाह। ठीक, जाति में अंतर्विवाह, जाति के अंदर विवाह करना होता है। और गोत्र क्या होता है? एक गोत्र में हिंदू में एक गोत्र के अंदर विवाह करना मना है, अर्थात गोत्र के बाहर विवाह करना अलाउ करते हैं, मतलब बहिर्विवाह। ठीक, अब हम देखते हैं ए का 3, बी का 1। ए का 3 किसमें है? ए का 3 इसमें है, बी का 1 इसमें है, अर्थात बी सही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने हिंदू विवाह के अंतर विवाह नियम को परिवर्तन किया? किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के अंतर विवाह नियम को परिवर्तन किया? वो किसने किया? चार ऑप्शन आपके सामने देख लिया। चारों जो है अलग अलग, जो चारों ऑप्शन है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है और एग्जामों में चारों में से कोई ना कोई घुमा फिरा के पूछता रहता है। इन चारों के बारे में कुछ न कुछ चीजें जरूर जानिए आप लोग। हाँ देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम में क्या हुआ था? ये अंतर विवाह नियम को बदला गया था, अर्थात बहिर्विवाह नियम को जो है कि मान्यता प्रदान की गई थी। अब हम देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम में 1955 में सबसे पहले सर्वप्रथम स्त्रियों को विवाह विच्छेद की अनुमति प्राप्त हुई थी और स्त्रियों में जो है कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यह किसने कहा है कि अंतर विवाह रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी है? ये कोटेशन किसकी है? अंतर विवाह रूढ़िवादी है और बहिर्विवाह प्रगतिवादी है, तो कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही है, समनर और किलर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया? क्वेश्चन कह रहा है
भारत का अध्ययन किसने किया? नातेदारी संगठन को बताने के लिए, और भारत को 4 भागों में डिवाइड करके, भारत को 4 भागों में डिवाइड करके जो है कि नातेदारी संगठन का अध्ययन तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक विधि से कौन किया था? वो कौन किया था? तो हमारी थी इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने जो है कि भारत में नातेदारी व्यवस्था को, भारत को 4 सांस्कृतिक भागों में बांट के देखा था। कौन कौन से पार्ट थे? तो एक था उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, फिर पूर्वोत्तर भारत। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और ये मध्य भारत, इसमें पश्चिमी वेस्टर्न इंडिया नहीं था। ठीक, ये इरावती कर्वे ने जो है कि 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा था, उत्तर, मध्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? अर्थात ये किसने कहा कि परिवार जो है संघर्ष का केंद्र बिंदु है? ये किसका मानना था? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हार्टमैन। हार्टमैन जो है ये परिवार को जो है संघर्ष का केंद्र बिंदु मानते थे। ठीक, कमेंट बॉक्स में जो है कि आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना जो है कि सही हुआ, खुद से ईमानदारी से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्मुखता का परिवार वह है जिसका कोई व्यक्ति, ऑप्शन 4 दिया हुआ है आपके सामने। हम देख लेते हैं उन्मुखता का परिवार किसे कहते हैं। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक, ओरिएंटेशन का मतलब होता है जिसमें आप जन्म लेते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी, जन्म लेना। यहाँ थोड़ा सा हम समझेंगे परिवार के बारे में। जो है वार्नर 2 प्रकार के परिवार बताते हैं, जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार क्या है? उन्मुक्ता का परिवार क्या है? तो उन्मुक्ता का परिवार है जिसमें आप जन्म लेते हैं। और प्रजनन मूलक परिवार क्या है? कि विवाह के बाद जिस परिवार की उत्पत्ति होती है या जिस परिवार का स्थापना किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रजनन मूलक परिवार कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। विवाह के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किस एक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ठीक, विवाह में किन बातों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है? हालांकि इस ऑप्शन जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में विवाह के जब अध्ययन करते हैं तो चारों ऑप्शन को ध्यान देते हैं। ठीक, लेकिन इन चारों में से विशेष ध्यान क्या केंद्रित करते हैं जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक, और काफी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि विशेष जो है कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से विशेष क्या है, कि उन्हें चारों ऑप्शन सही लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं और यही क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का डी है भूमिकाओं की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ रोल्स। ठीक, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य जो है सिस्टम ऑफ रोल्स की अध्ययन करता है, भूमिकाओं की व्यवस्था का अध्ययन करता है विवाह में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और ऊपर कुछ क्वेश्चन जो बीत चुके हैं उनको देखेंगे तो हिंदू विवाह एक्ट कई बार आया, कई ऑप्शन में आया, कई क्वेश्चन के माध्यम से आया, और कई बार इसी जो है कि वीडियो में कई बार रिपीट हो गया। तो अगर आप चारों ऑप्शन को लेके सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है किसी चीज को जल्दी से जल्दी कवर करना। ठीक, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? तो पारित हुआ था 1955 में। ठीक, 1954 में क्या पारित हुआ था? 1954 में विशेष विवाह अधिनियम। 1956 में उत्तराधिकार अधिनियम। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ था और 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। ठीक, ऐसे आप चारों ऑप्शन को जो है कि देख के और सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत जल्दी कवर होगा चीजें। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? परिस्थिति के 2 पार्ट हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो इसमें पूछ रहा है प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। ठीक, प्रदत्त परिस्थिति का आधार कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी।
ठीक, क्योंकि जाति, नातेदारी, प्रजाति ये सब क्या होता है, ये तो अर्जित परिस्थिति है, सॉरी ये सब प्रदत्त परिस्थिति है। और वर्ग क्या है, वर्ग मतलब क्लास, किसी क्लास का सदस्य बनना। जैसे अगर हम गरीब हैं तो कंपटीशन करके या अपने आप को उस काबिल बना के किसी इलीट वर्ग के जो है कि ग्रुप का सदस्य बनना, ये क्या होगा, ये हमारा अर्जित परिस्थिति होगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। भूमिका संघर्ष का प्रबंधन डॉट 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 से किया जा सकता है। भूमिका संबंध का संघर्ष का जो है प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, उपचार और खंडीकरण के माध्यम से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदग्र सामाजिक गतिशीलता लाती है। उदग्र सामाजिक गतिशीलता का मतलब है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी से क्या आता है, खुद उत्तर दें। ठीक, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, और जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, संरचनात्मक परिवर्तन। देखिए सोरोकिन ने जो है गतिशीलता की बात की है, और सोशल मोबिलिटी नामक पुस्तक भी सोरोकिन लिखते हैं। वो बताते हैं गतिशीलता दो प्रकार की होती है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जो गतिशीलता होता है उसमें स्थान परिवर्तन होता है, व्यक्ति का पद परिवर्तन नहीं होता है, स्थान मूलक परिवर्तन को हॉरिजेंटल कहते हैं, क्षैतिज परिवर्तन कहते हैं। वहीं उदग्र परिवर्तन किसे कहते हैं, वर्टिकल परिवर्तन, जिसमें संरचना में परिवर्तन होता है, ये संरचनात्मक परिवर्तन होता है। जैसे कोई कहीं जो है कि क्लर्क है, क्लर्क उसका ट्रांसफर हुआ, प्रमोशन हुआ, दूसरी जगह गया तो उसकी संरचना में परिवर्तन हो गया, उसके पद में परिवर्तन हो गया और वो जूनियर हो गया। जरूरी नहीं है कि उदग्र परिवर्तन केवल अपवर्ड ही हो, इसके दो पार्ट बताते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक, प्रमोशन होगा तो अपवर्ड होगा, डिमोशन होगा तो डाउनवर्ड होगा। चीज समझ में आ गई। और यहीं आप देखेंगे कि उदक सामाजिक परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन होता है उदक सामाजिक गतिशीलता में, और वहीं क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में क्या होता है, तो हॉरिजेंटल में होता है भौतिक भौगोलिक परिवर्तन, मतलब केवल जगह स्थान परिवर्तन हो जाता है, पद परिवर्तन या संरचना परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, इसमें आपको गलत छांटना है। देखिए और खुद से एनालाइज कीजिए कितना आप सही कर पा रहे हैं। आपकी ईमानदारी आपके लिए बेहतर काम करेगी। आप अपने आप को जितने अच्छे से ईमानदारी से अंदर झांक पाएंगे, उतने अच्छे से आप जो है कि एग्जाम में अपना जो है 100% दे पाएंगे। देखते हैं इसमें जो है कि भूमिका दूरी की अवधारणा सोरोकिन नहीं दी है। भूमिका निर्माण की अवधारणा किसने दिया है, तो टर्नर ने दिया है। भूमिका ग्रहण की अवधारणा मीड ने दिया है। भूमिका विन्यास की अवधारणा मार्टन ने दिया है। लेकिन भूमिका दूरी की अवधारणा किसने दिया है, तो ये दी है गोफमैन ने। किसने, गोफमैन ने दिया है इन्हें। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। गोफमैन देते हैं भूमिका दूरी की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है होमो हायरार्की या होमो हायरार्की पुस्तक किसकी है। ठीक, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, एकदम रट जाना चाहिए ये पुस्तक। होमो हायरार्की किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है लुई ड्यूमा की। ठीक, होमो हायरार्की पुस्तक लुई ड्यूमा की है। लुई ड्यूमा कहते हैं, उनके कुछ स्पेशल कथन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ये कहते हैं कि समाज का परिवर्तन नहीं हुआ है, समाज के अंदर परिवर्तन हुआ है। ठीक, ये समाज को जो है समाज के परिवर्तन को एक प्याज के छिलके की तरह, प्याज की तरह देखते हैं। ठीक, कि समाज जो है परत दर परत है। और हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव समाज की सर्वाधिक मौलिक इकाई है। और यहाँ देखिए एक और कोटेशन है लोइडियमा की। ये कोटेशन है कि ये जाति को पवित्र और पवित्र, शुचिता और प्रदूषण के रूप में देखते हैं। जाति का जो जाति की जो व्याख्या किए हैं वो है शुचिता और प्रदूषण में। ठीक, पवित्रता और पवित्रता की बात करते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाज की सर्वाधिक मौलिक इकाई क्या है, आंसर दीजिए आप इसका।
मानव समाज की सर्वाधिक मौलिक इकाई क्या है? तो वो है परिवार, फैमिली। अब हम फैमिली तो बोल दिया, अभी हम जानेंगे व्यक्ति क्यों नहीं है। मौलिक इकाई के रूप में बहुत लोग व्यक्ति पे गए होंगे, तो व्यक्ति क्यों नहीं है इसको देखेंगे। रीजन, व्यक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ केवल व्यक्ति लिखा है, और व्यक्ति खुद से अंतःक्रिया नहीं कर सकता है। जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतःक्रिया नहीं करेगा, एक समूह से अंतःक्रिया नहीं करेगा, तब तक समाज का निर्माण नहीं होगा। और परिवार क्या है? व्यक्तियों का समूह है, और परिवार के सदस्य आपस में अंतःक्रिया करते हैं और एक छोटा सा जो है समाज बनाने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं हम, विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी? हम जो है पहले भी प्रैक्टिस सेट में एक करा चुके हैं विलासी वर्ग। विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी? थॉर्स्टीन वेबलेन ने दी। ठीक, थॉर्स्टीन वेबलेन जो है कि अपने पुस्तक लेजर क्लास में जो है विलासी वर्ग की अवधारणा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत सबसे मुख्य रूप से समाहित है, अर्थात वर्टिकल मोबिलिटी में सबसे मेन क्या है? वर्टिकल मोबिलिटी में मेन क्या होता है? हमने बताया था अभी, क्या होता है? सामाजिक वध पथक्रम में परिवर्तन होता है। ठीक, चलिए हम 28 देखते हैं। जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले जाति व्यवस्था क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीएस कुरियन। जीएस कुरियन जो है कि जाति की सारी विशेषता भी बताते हैं, और इन्होंने जो है जाति के सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन किए थे। ठीक, इनकी कुछ पुस्तक है, जैसे द महादेव कोली, उसके बाद जो है ये कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये सब पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार पूछता है ये, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। किसने सर्वप्रथम प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति के मध्य अंतर स्थापित किया? प्रदत्त और परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के मध्य अंतर किसने स्थापित किया था? किसने किया था? रॉल्फ लिंटन ने। सबसे पहले प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच जो है कि अंतर रॉल्फ लिंटन ने स्थापित किया था। यही हम देखेंगे कि परिस्थिति और भूमिका के बीच, परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा सबसे पहले कौन दिया था? तो वो भी थे रॉल्फ लिंटन। नोट कर लीजिएगा इसको, परिस्थिति और भूमिका की एक साथ, परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किसने कौन दिया था? तो वो दिए थे रॉल्फ लिंटन। ठीक, आगे हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, कल्पना में पूर्वाभास किससे संबंधित है? ठीक, पूर्वाभ्यास का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस पहले ही प्रैक्टिस करते हैं तो किससे संबंधित है? कल्पना में, कल्पना में मतलब पहले हम उस भूमिका में नहीं है, लेकिन उस भूमिका को सीख रहे हैं, उस जो है कि परिस्थिति में जाने से पहले क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं? भूमिका ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, और यही जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। आप लोग का जो है कि जितना क्वेश्चन सही हुआ प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए, इससे हमें भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और आप भी जो है इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, चलते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट सेशन में।